के साथ साथ आपकी शिक्षा और दीक्षा को लेकर सामाजिक वैचारिक संवैधानिक प्रशिक्षण होने वाला है और इस सामाजिक वैचारिक संवैधानिक प्रशिक्षण को सुनने के लिए, सीखने के लिए दूर दराज से आए मेरे जितने भी सगा बिडार हैं सभी को मैं सेवा जोहार करता हूं। साथियों, ये जो सामाजिक, जो वैचारिक, ये संवैधानिक, ये जो प्रशिक्षण है बचाने के लिए है, अपनी माटी बेटी को बचाने के लिए है। जिस तरीके से अभी दादा बतला रहे थे कि हम आदिवासियों का इस मंडला जिले के अंदर काना बफर जोन के नाम पे लगभग 500 से ज्यादा गांव को उजाड़ा जा रहा है, जिसमें हम आदिवासियों का विस्थापन होगा, जिससे हम आदिवासियों का पलायन होगा, जिससे हम आदिवासियों की दुर्दशा दूर होगी। ऐसा सुनने में आता है कि योजनाएं जब आती है तो इससे आदिवासियों का विकास होता है, पर 75 सालों से जब हम इस समुदाय को देखते हैं या इस समुदाय पे विचार करते हैं या समुदाय की सामाजिक समरसता पे बात करते हैं तो आदिवासियों का आज तक विकास नहीं हुआ। देश के अंदर चलाई जा रही जितने भी योजनाएं हैं या इतना नीति है, इतने नियम है, इतने कायदा है, कानून है, इनका उपयोग ही नहीं हो पा रहा। इनका उपयोग ना होने का कारण, ना होने की वजह ये है कि मेरा जो परिवार है, मेरा जो समाज है, मेरा जो कुटुंब है, जो मेरा जो कबीला है वो कंफ्यूजन की स्थिति पे है। और जो समाज कंफ्यूज होता है उस समाज के अधिकारों का पतन होता है। जो समुदाय कंफ्यूज होता है उस समुदाय की पहचान को खत्म किया जाता है। आज आप देखिए पूरे मंडला जिले के अंदर हम आदिवासियों के विस्थापन को लेकर बफर जोन जैसी योजनाएं ये लोग ला रहे हैं। बफर जोन के नाम पे आज से नहीं कई हजारों सालों से हम आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है और जैसे ही जिस क्षेत्र से आदिवासियों का विस्थापन होता है उस क्षेत्र की संस्कृति खत्म हो जाती है। विस्थापन के साथ साथ संस्कृति तो खत्म होती है, विस्थापन के साथ साथ आपकी जो पारंपरिक व्यवस्था है वो पारंपरिक व्यवस्था का भी पतन हो जाता है। और जैसे ही गांव से आदिवासियों का विस्थापन होता है, आदिवासी शहर में जाके रहता है और अपने रीति हो, रिवाज हो, परंपरा हो, नेग हो, नियम हो, सबको भूल जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। विस्थापन बड़ी समस्या नहीं है, विस्थापन के माध्यम से जो हमारी संस्कृति का नाश होता है, हमारी पारंपरिक व्यवस्था का नाश होता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है साथियों। इस बात को आपको समझना होगा। आज आपने देखा होगा, दादा ने भी चर्चा किया कि मुकदमी जो व्यवस्था है वो संविधान के आर्टिकल 131, 132, 133 में मैं दादा को संवैधानिक आधार पे आपको बतलाना चाहता हूँ कि दादा आप जो मुकदमी व्यवस्था की बात कर रहे थे वो मुकदमी व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 13 में जिक्र है उसका। आर्टिकल 131, आर्टिकल 132, 133 में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए जितने भी आदेश निर्देश होते हैं, चाहे वो फौजदारी को लेके हो, सिविल को लेके हो या अन्य किसी मामले को लेके अपीलीकरण करने का अधिकार उस पर है 132, 133, 134 के तहत। पर जो मुकदम की जो व्यवस्था है, जो गांव की जो पारंपरिक व्यवस्था है, गांव की जो स्वशासन व्यवस्था है, उसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 13 में किया गया है। संविधान का आर्टिकल 13 यह बतलाता है कि इस देश के अंदर दो प्रकार के लोग हैं, एक आदिवासी है, दूसरा गैर आदिवासी है। आर्टिकल 13 देश के अंदर यह बतलाया कि इस देश के अंदर दो लोग हैं, एक आदिवासी है, दूसरा गैर आदिवासी। आदिवासी उस देश का मालिक है, जो गैर आदिवासी इस देश का नागरिक, इमिग्रेंट्स पीपल है, मांगर जात है, भिखारी है, नौकर है। पर सवाल यह है कि आप इस देश के ओनर हो, आप इस देश के मालिक हो, तो सवाल यहाँ ये खड़ा होता है साथियों कि आप मालिक हो कि नौकर? कौन हो आप लोग? मालिक। कौन हो? हमसे बोलो। मालिक। हम ये कहते हैं, जब भी प्रशिक्षण होता है हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं। पर मालिक हो जर के हो, जंगल के हो, जमीन के हो, आप मालिक हैं। पर एक अडानी, एक अंबानी ऊपर से ऑर्डर करता है कि मुझे मुंडा डी के जंगल की लकड़ी चाहिए, मुझे मुंडा डी का जंगल चाहिए, तो जंगल को काटने कौन जाता है? कौन जाता है जंगल को काटने? कौन जाता है? तो मालिक आप हो कि अडानी है? मालिक आप हो कि अडानी है? आप एक तरफ बड़े गर्व से कहते हो कि जड़ जंगल जमीन का मालिक अगर कोई है तो वो आदिवासी है, और एक अडानी, एक कॉर्पोरेट कंपनी ऊपर से आदेश करती है कि मुझे जंगल की लकड़ी चाहिए, जंगल का तेंदुपत्ता चाहिए, जंगल का महुआ चाहिए, तो
तो जंगल को काटने का काम कौन करता है? आदिवासी करता है। क्यों करता है? क्योंकि मेरा समाज कंफ्यूजन की स्थिति पे है, वो कंफ्यूजन की स्थिति पे इसलिए अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारता है, इसलिए जंगल को खुद काटता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय समाज के लिए है। एक व्यक्ति बाहर से बैठ के कहता है कि मैं तुमको 300 रुपए दिहाड़ी दूंगा, तुम सागौन के पेड़ काटकर मुझे दो। हमारा आदिवासी दौड़ा जाता है, हमारी महिलाएं दौड़ी जाती है और जंगल से सागौन के पेड़ काटती है और उनको दे देती है। तो जंगल को उजाड़ने वाला कौन? जंगल को उजाड़ने वाला कौन? हम ही लोग हैं। हम अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, फिर कहते हैं कि जंगल खतरे में है। बाहर से बैठी कंपनी कॉर्पोरेशन ये कहती है कि मैं तुमको 1000 रुपए दिहाड़ी दूंगा, जंगल से जमीन से निकलने वाला जो कोयला है उसे खोद कर मुझे दो। कौन जाता है कोयला खोदने? हम जाते हैं। तो अपने कोयले को कौन उजाड़ रहा है? हम उजाड़ रहे हैं। हम उजाड़ रहे हैं, खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा जर खतरे में है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? आपका जर खतरे में है, जंगल खतरे में, जमीन खतरे में है। ये वजह किसकी है? आपकी है कि कॉर्पोरेशन की है? हमारी वजह है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो कुटुंब है, हमारा जो परिवार है, वो अपने जर जंगल जमीन की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है और थोड़े से कागज के नोट के चक्कर में अपने जंगल को बेच दे रहा है, अपने जमीन को बेच दे रहा है, अपने जमीन को बेच दे रहा है। अगर हम बात करें हिंदुओं की, हिंदुओं ने कभी अपने मंदिर को बेचा है? हम अगर बात करें मुसलमान की, मुसलमान ने कभी अपने मस्जिद को बेचा है? हम बात करें ईसाइयों की, ईसाइयों ने कभी अपने चर्च को बेचा है? पर ये आदिवासी समुदाय है जिसके पूर्वज स्वाभिमानी थे, जिसके पूर्वज विद्रोही थे, जिसके पूर्वज गुलाम करते थे, आज उनकी नपुंसक औलादें क्या कर रही हैं? अपने जर जंगल जमीन माटी को खुद के दम पे बेच दे रहे हैं। बेच दे रहे हैं कि नहीं? तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि दुर्भाग्य का विषय है? कैसा विषय है हमारे लिए? दुर्भाग्य का विषय है। कैसा विषय है? और इस दुर्भाग्य के विषय को सौभाग्य के विषय में बदलना है तो आपके अंदर उद्देश्य होना चाहिए, आपके अंदर लक्ष्य होना चाहिए, आपके अंदर वो विचारधारा होना चाहिए। दादा ने कहा, दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने, मावा नाटे मावा राज, मतलब हमारे गांव में हमारा राज, हमारे जंगल में हमारा राज, हमारे जमीन पे हमारा राज, हमारे खान खनिज संपदा में हमारा राज। पर आज राज किसका है? किसका? अडानी का है, अंबानी का है, कॉर्पोरेशन कंपनी का है, निगम का है, बैंक का है कि नहीं? पर कभी आपने पूछा कि जो जमीन हमारी है उस जमीन पर अधिकार आपके पास कैसे? जो जंगल हमारा उस जंगल पर अधिकार आपके पास कैसे? जो खान खनिज संपदा का पहला अधिकार हमारे पास, आप कैसे उजाड़ रहे? कभी पूछा क्या आपने? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि हमारा समुदाय आज तक प्रशिक्षण में नहीं बैठा, हमारा जो परिवार आज तक सामाजिक सोच को डेवलपमेंट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि गांव में गोटुल नहीं है। क्योंकि आपको जो शिक्षा मिली स्कूल से मिली, स्कूल मतलब स्कूल से स्कूल गए तो स्कूल को छोड़ के स्कूल पे चले गए। आपको शिक्षा मिली कॉलेज की, कॉलेज को पता नहीं कहां चले गए। पर आपने कभी गोटुल से शिक्षा लिया? क्या आपके गांव में गोटुल है? सल्ला घाघरा की प्रतिमा लगाना बड़ी बात नहीं है। सल्ला घाघरा की प्रतिमा लगाना बड़ी बात नहीं है। 5 कलश ज्योति जला के पंचतत्व की पूजा करना बड़ी बात नहीं है। पर पंचतत्वों को समझना बड़ी बात है। सल्ला घाघरा की जो प्रतिमा बनी है उसके कुदरती बंधन को समझना बड़ी बात है। जैसे अभी दादा पूजा कर रहे थे हमारे उइके जी, दादा गुरु जी बोले कि जोड़ा से आप यहाँ पर आके क्या करो? पूजा करो, गंगो करो। मतलब एक माँ और बाप मिलके क्या करे? गंगो करे। वैसे ही देश और देह के व्यवहार को चलाना है एक पुरुष की आवश्यकता है, एक महिला की आवश्यकता है। जैसे जमीन आसमान के बगैर सूनी है, आसमान जमीन के बगैर सूना है, वैसे ही माँ के बिना बाप अधूरा और बाप के बिना माँ अधूरी है। इस बात को आपको समझना चाहिए। यही चीज कौन बताता है हमको? हमारा सल्ला घाघरा का प्रतीक बताता है कि जमीन माँ है, आसमान बाप है। बाप का बिंदु गिरता है तब उत्पत्ति होती है, तब जाके तहसीलदार आता है, पटवारी आता है, तुला करता है, तुलवारी करता है, ठगा करता है, टकवारी करता है और कलेक्टर को देता है। और कलेक्टर क्या करता है? गवर्नर को देता है, गवर्नर आरबीआई के गवर्नर को देता है। तब जाके क्या छपता है? नोट छपता है। क्या छपता है? और वही नोट आपको दिया जाता है कि हम तुमको 300 रुपए दिहाड़ी दे रहे हैं, जाओ तुम जंगल को काट दो। वही नोट आपको दिया जाता है कि हम तुमको 1000 रुपए देते हैं, जाओ तुम्हारा कायला सोना उसको उजाड़ दो। वही 2000 रुपए आपको देते हैं कि लाओ तुम्हारा हरा सोना लाओ, हम तुमको कागज के नोट देते हैं। पर एक समय था जब हमारे गांव में
हमारी स्वशासन व्यवस्था चलती थी, हमारे गांव में हमारी पारंपरिक व्यवस्था चलती थी, हमारे गांव में हमारी मुकद्दम की व्यवस्था चलती थी। उस समय जो व्यवस्था थी वो वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी। और वस्तु विनिमय व्यवस्था में क्या होता था? अगर मुझे चावल चाहिए तो मैं दाल ले लेता था, अगर मुझे दाल चाहिए तो चावल दे देता था, मतलब सामान के बदले सामान। मुझे गाय चाहिए था, मैंने बैल दे देता था, बैल चाहिए था, गाय दे देता था। मुझे बकरा चाहिए था, मुर्गी दे देता था, मुर्गी चाहिए था, बकरा दे देता था। ये वस्तु विनिमय व्यवस्था थी, मतलब आदान प्रदान करने की व्यवस्था। और ये व्यवस्था को आज हमारा जो समाज है ये भूल चुका है। क्यों भूला? क्योंकि मेरा जो समाज पुरखों के मिशन से भटक गया। पुरखों का मिशन था देश के अंदर राज करना, मावा नाटे मावा राज कायम करना, अबुआ दिसु अबुआ राज कायम करना। ये मिशन था पुरखों का। हिंदुओं ने अपना मिशन चलाया, गुरुकुल खोले, स्कूल खोले, अपने बच्चों को शिक्षा दिया। मुस्लिमों ने अपना मिशन चलाया, मदरसे खोले, अपने बच्चों को शिक्षा दिए, मिशन चलाया। ईसाइयों ने अपने संस्थान खोले, अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल खोले, अपने बच्चों को शिक्षा दी। आदिवासियों का मिशन ही नहीं। आदिवासियों के बच्चों को अगर शिक्षा देना है तो कहां से दोगे आप? आदिवासियों के बच्चों को दीक्षा देना तो कहां से दोगे आप? आपके पास आपका मिशन चलाने के लिए आपका सिस्टम व्यवस्था नहीं है। पूरे देश के अंदर हिंदुओं ने मिशन चलाया, मुस्लिम ने चलाया, ईसाई ने चलाया, सिख ने चलाया, पर आदिवासियों ने कोई मिशन चलाया? चलाया कोई मिशन? आदिवासियों ने भी अपना मिशन चलाया, अबुआ दिसु महुआ राज का मिशन, मावा नाटे मावा राज का मिशन। दादा हीरा सिंह मरकाम दादा बोलते बोलते थक गए और आज पैनबासी हो गए, पर आपने मावा नाटे मावा राज कायम किया? आपकी उम्र के थे दादा, बोले कि मावा नाटे मावा राज कायम करना, आपने किया क्या? मतलब अपने गांव में अपना राज कायम किया क्या? नहीं किया। ये सारे बड़े दुर्भाग्य का विषय इस समाज के लिए है। मावा नाटे मावा राज कायम होता, आज की स्थिति में आपका विस्थापन नहीं होता। मावा नाटे मावा राज कायम होता, आज की स्थिति में आपका विस्थापन नहीं होता। मावा नाटे मावा राज कायम होता, किसी की मजाल नहीं थी किस मंडला जिले के अंदर आपकी एक इंच जमीन वो ले सके। क्योंकि अभी दादा ने बताया समता जजमेंट 11 जुलाई 1997, समता जजमेंट क्या बोला कि भारत के राज्य क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में या प्रथागत प्रथा के क्षेत्रों में राज्य सरकार केंद्र सरकार का एक इंच जमीन नहीं। मतलब सोचिए, आप जिस क्षेत्र में रहते हो और जिस जिले में रहते हो, यहाँ पर राज्य सरकार केंद्र सरकार का एक इंच जमीन नहीं है। राज्य सरकार केंद्र सरकार का एक इंच जमीन नहीं, पर बांध बनाने के लिए जमीन ले रहा है, बफर जोन के नाम पे जमीनों को ले रहा है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाकर आपकी जमीन ले रहा है। उसी जजमेंट में गाया वीर अमरेड्डी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उसमें बोला कि अनुसूचित क्षेत्रों में या प्रथागत प्रथा के क्षेत्रों में सरकार एक व्यक्ति के समान है। मतलब आप जिस क्षेत्र में निवास करते हो यहाँ पर सरकार भी एक व्यक्ति के समान है, पर आप कहते हो कि नहीं सरकार बड़ी अच्छी है, हमारा विकास कर रही है, विनाश कर रही है कि विकास कर रही है, आपको पता ही नहीं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि जो मंडला क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर राज्य सरकार केंद्र सरकार की एक जमीन नहीं है और यहाँ पर राज्य सरकार केंद्र सरकार एक व्यक्ति के समान है। मतलब संपूर्ण अधिकार किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। और आज हमारे हाथ में हमारा अधिकार क्यों नहीं? क्योंकि हम मावा नाटे मावा राज से दूर हो गए, हम अबुआ दिसु मावा राज की परिकल्पना से दूर हो गए हैं, हम गोंडवाना की जो वैभवशाली सभ्यता थी उस सभ्यता से दूर हो गए हैं। मैंने पहले भी कैडर में आपको पढ़ाया गोंडवाना। गोंडवाना का मतलब नवा डंगुर, जैसे दादा अभी बोले शंभू, अपन जब लास्ट में पूरा गोंगो कंप्लीट हुआ हम लोग ऐसे घूमे ना, दाएं से भाई घूमे, वैसे ही गोंडवाना को आप पढ़ो। गोंडवाना नाबा डंगुर, नाबा डंगुर मतलब क्या? हमारा जंगल। क्या होता है नाबा डंगुर का मतलब? हमारा जंगल, मेरा जंगल, आपका जंगल, यही होता है नाबा डंगुर का मतलब हमारा जंगल। जब जंगल हमारा तो जमीन किसकी? और जमीन से निकलने वाला खान खरीद किसका? हमारी। मतलब गोंडवाना आज आपका खतरे में है। ये विस्थापन आदिवासियों का विस्थापन नहीं है, ये विस्थापन आदिवासियों का विस्थापन नहीं है, ये पलायन आदिवासियों का पलायन नहीं है, ये विस्थापन और पलायन गोंडवाना का पलायन है। इस बात को आपको जहन में डालना पड़ेगा, पर आप इस बात से दूर हो रहे हो, इस बात को आप समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उद्देश्य नहीं। आज यहाँ पर आए जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, और ये उद्देश्य आपकी स्वशासन व्यवस्था का होना चाहिए। ये उद्देश्य आपके जड़ जंगल जमीन माटी के बचाने के लिए उद्देश्य होना चाहिए। ये उद्देश्य
आपके जहन में डाला होगा कि आज हम यहाँ आए हैं, यहाँ से हम लोग सीख के जाएंगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आपके मन में उद्देश्य आना चाहिए कि हम स्वशासन व्यवस्था की शुरुआत कैसे करें, हम गाँव हमारी मावा नाटे मावाराज की व्यवस्था को कैसे मजबूत करें। ये उद्देश्य आपके दिमाग में आज चला जाना चाहिए साथियों। और जैसे ही उद्देश्य आपके दिमाग में जाएगा, आपके अंदर सीधे सीधे मिशन की बात आएगी। और मिशन हमारा होगा मुकद्दम सरकार का, हमारा मिशन होगा पटेल सरकार का, हमारा मिशन होगा पहाड़ा सरकार का, हमारा मिशन होगा वो दिसुम वो राज का। ये उद्देश्य और ये मिशन जब आप चलाते हो तो आपका जड़ जंगल जमीन माटी संरक्षित होगा। और जड़ जंगल जमीन माटी का जो हक अधिकार है वो आपको आदिवासी के नाम से मिलेगा कि एसटी के नाम से मिलेगा? आदिवासी। किसके नाम से मिलेगा? आदिवासी। तो आप यहाँ पर जो बैठे लोग हैं ये आदिवासी हैं कि एसटी हैं? कौन है? ढंग से बोलो, आवाज ही नहीं आ रहा। जो से जुनून है, आदिवासी खून है, गोंडवाना का खून है। कौन सा खून है? और गोंडवाना का खून इतना ठंडा हो गया है, बोलती है कि वो तो फलाना ढिकाना काका कर रहा है, बोले भूमिकाओं को बोलती है कि ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। और बोला किसी ने कुछ हुआ क्या? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये भ्रांतियां समाज में फैल गई है। तो जो सा जुनून है, हमसे बोलो, आवाज नहीं आ रही उधर पीछे वाले लोग, ज्यादा थक गए क्या वो लोग? जो सा जुनून है, हाँ, जो सा जुनून है, गोंडवाना का खून है। मतलब जंगल का खून आपके रगों में दौड़ रहा है, जमीन का खून आपके रगों पे दौड़ रहा है, खान खनिज संपदा का खून आपकी रगों पे दौड़ रहा है। और ये खून का खुलेआम नीलामी किया जा रहा है, पर लड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। क्या हम लोग? बिरसा मुंडा इसी जड़ जंगल जमीन माटी की लड़ाई लड़ा, 25 साल की उम्र में अपनी शहादत दे देता है। और देश के अंदर एक कानून बना दिया जाता है, भूमि संपादन अधिनियम 1898। इसमें कहा कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती। जब बिरसा मुंडा इस जड़ जंगल जमीन के आंदोलन को लेकर चला, जब बिरसा मुंडा राज के मिशन को लेकर चला, तो लाखों महिलाओं ने बलिदान दिया। आज महिलाएं बलिदान देने से डरती है। और उस समय बिरसा मुंडा बोला कि जो पहली पीढ़ी है ये जेल जाएगी, पहली पीढ़ी को मारा जाएगा, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी। पहली पीढ़ी थी बिरसा मुंडा की, टंट्या भील की, रेंगा गोरगू की, गुंडाधुर की, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह की, रानी दुर्गावती की, जितने भी हमारे आदिवासी पुरखे रहे हैं उनकी पहली पीढ़ी थी। पहली पीढ़ी को क्या किया गया? मारा गया। जो दूसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी हमारी है, हम लोग जेल गए, 25 दिन तक मैं जेल में रहा। और जो आने वाली जो तीसरी पीढ़ी, जो बच्ची है, छोटी छोटी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये तीसरी पीढ़ी राज करेंगे। बिरसा मुंडा बोल के गए कि पहली पीढ़ी को मारा जाएगा, दूसरी पीढ़ी जेल में डाला जाएगा। पर अगर आपने निरंतर मिशन को चलाया, निरंतर मावा नाटे मावा राज को कायम किया, निरंतर आपने वो राज के मिशन को आगे बढ़ाया, तो आने वाली जो तीसरी पीढ़ी है राज करेगी। मतलब गोंडवाना में राज किसका होगा? हमारी आने वाली जो नस्ल है उस नस्ल का राज होगा। पर आज उस नस्ल को खत्म करने के लिए दुश्मनों ने षड्यंत्र किया। कोरोना के समय में आपके अंदर वैक्सीन लगाया गया। क्या लगाया? कि आप वैक्सीन नहीं लोगे तो राशन नहीं मिलेगा, आप वैक्सीन नहीं लोगे तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आप वैक्सीन नहीं लोगे तो सम्मान निधि नहीं मिलेगी, बोला गया। हमारे लोगों ने क्या किया? वैक्सीन लगवाया। वैक्सीन के माध्यम से आपके अंदर ग्रेफाइट ऑक्साइड डाला गया, और वो ग्रेफाइट ऑक्साइड 5G मोबाइल जो होता है कि नहीं, 5G मोबाइल से कनेक्ट करता है, उससे रिएक्ट करता है और शरीर का तापमान बढ़ाता है। और शरीर का तापमान बढ़ता है तो अटैक आता है, बीमारियां पैदा होती है, कहीं लकवा मार जाता है, कहीं खाद खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है, विभिन्न प्रकार की बीमारी आती है, महिलाओं की बीमारी आ जाती है। उसमें किसके माध्यम से आई? पर हमने क्या करा? योजनाओं के चक्कर में, लाभ लेने के चक्कर पे क्या लगवा लिया? वैक्सीन लगवा ली। अगर आपने उस वैक्सीन जो आपके अंदर डाला गया है, अगर आपने उसका डिटॉक्स नहीं किया तो आने वाले 2030 तक आप जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे कंफर्म नहीं है। पर अगर आपको जिंदा रहना है तो मिशन चलाना पड़ेगा, और मिशन के लोग आपको आके बताएंगे कि जो वैक्सीन आपने ली है उसका इलाज क्या है, जो जहर आपके अंदर डाला गया है उस जहर को कैसे निकालें, ये आपको मिशन के लोग बताएंगे। वैसे ही बताने वाले नहीं है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जो हमारे समाज में गद्दार है, मुखबिर है, जो समाज के बीच तो आते हैं, समाज की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं और फिर समाज के नाम से समझौता करते हैं, दलाली करते हैं, ऐसे लोगों को तो मर जाना बेहतर है। एक समय समाज समुदाय
जैसे एक भेड़िए के बच्चे को जंगल से उठा के ला लो, उस गांव को वो तबाह कर देते हैं। एक शेर के बच्चे को जंगल से उठा के ला लो, वो शेर पूरे गांव को तबाह कर देता, पूरे गांव के सिस्टम को हिला देता है। वैसा समाज मेरा समाज था, पर आज वर्तमान प्रदेश में मेरा समाज एक कुत्ते के जैसे हो गया है। जब भी कोई मुद्दा आता है तो काय 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 करता है, जब भी उसके जंगल को छीना जाता है काय काय करता है, जब भी उसके खान खनिज को लेकर जाता है काय काय करता है। फिर उधर से पुलिस वाले आते हैं, 4 डंडे निकालते और जैसे ही मारने को करते हैं तो कुत्ता क्या करता है, क्या करता है, भाग जाता। बोले यार मार रहे हैं, अब को भागना पड़ेगा। तो आज समाज की स्थिति ऐसी है कि समाज जुल्गलान का रास्ता तो अपनाता है, पर जैसे उधर से शासन का डंडा चलता है, समाज के आदेश लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं, समझौता कर लेते हैं। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं। तो समाज की स्थिति ऐसी है। तो समाज की स्थिति कुत्ते जैसी बनानी है कि शेर जैसी बनानी है? समाज की स्थिति कुत्ते जैसी बनानी है कि भेड़िया जैसी बनानी है? क्या करोगे इसके लिए, क्या करोगे इसके लिए? आप लोग क्या चलाओगे? मिशन चलाओगे। क्या चलाओगे? मिशन। किसी समाज के बचाव, किसी समाज के निर्माण के लिए बनाई गई योजना मिशन है। मतलब मिशन के अंदर आपके पास 3 चीजें होती हैं। पहला बचाव, दूसरा निर्माण, तीसरा योजना। ये 3 चीजें मिशन के अंदर होती हैं। अब मिशन चला रहे हो तो क्या बचाओगे? अब मिशन चला रहे हो तो किसका निर्माण करोगे? आप मिशन चला रहे हो तो किसको लेके योजना बनाओगे? ये विचार आपके अंदर पैदा होना चाहिए। ये विचार देने वाले लोगों को तैयार करना पड़ेगा। एक समय था जब इस देश का राष्ट्रवादी टंट्या भील जड़ जंगल जमीन हुकूमत के खिलाफ उलगुलान छेड़ा। देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत की 3 लाख सैनिकों से लड़ने के लिए पूरे भारत के राज क्षेत्रों में घूमकर 65,000 ग्राम सभाओं का निर्माण किया। मतलब 65,000 पारंपरिक व्यवस्था का निर्माण किया, 65,000 स्वशासन व्यवस्था का निर्माण किया। मतलब उस समय टंट्या भील ने देश में जो जड़ को जंगल को लूटने वाले जो लोग थे, जो आपकी जमीन माटी से आपको बेदखल करना चाहते थे, उनके 3 लाख सैनिकों से लड़ने के लिए 65 लाख सैनिक खड़ा किया। मतलब वो व्यक्ति था टंट्या भील। 65 लाख सैनिक खड़ा करके जड़ जंगल जमीन माटी को सुरक्षित रखा, गरीब की मदद किया, मजदूर की मदद किया। उस समय अंग्रेजों ने कहा कि ये टंट्या भील मामूली आदमी नहीं है, ये समाज का मुखिया है, ये समाज का न्याय करता है, क्योंकि इसने समाज के अंदर न्याय की व्यवस्था का समावेश किया, समाज के अंदर न्याय व्यवस्था का संचालन किया। ये जिंदा भगवान है, कोई मरा हुआ भगवान नहीं है। तो टंट्या भील वो व्यक्ति है जिसने पूरे भारत के राज क्षेत्रों में 65,000 ग्राम सभाओं का निर्माण किया। कितने हजार? आज आप बताइए, आपके पास 65 लोग हैं जो बोलने वाले हैं, 65 लोग हैं जो लड़ने वाले हैं। ऐसे 65 गांव बता दो जहां पर आपका स्वशासन मजबूत है। कैसे करोगे? तो गांव गांव मिशन का कैडर करवाना पड़ेगा। गांव गांव मिशन के कैडर को, कैडराइज कार्यकर्ताओं को तैयार करना पड़ेगा। एक नेता बनाओगे 5 साल काम करेगा, पर एक सामाजिक कैडर तैयार करोगे जीवन भर काम करेगा। इसलिए कहा है कि सत्ता परिवर्तन से समाज का विकास होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी पूर्वज थे, ना इन्होंने सत्ता की लड़ाई लड़ा, ना ही आरक्षण की लड़ाई लड़ा, ना ही नौकरी की लड़ाई लड़ा। हमारे जितने भी क्रांतिकारी योद्धा थे, सभी ने जड़ जंगल जमीन माटी की लड़ाई लड़ा, क्योंकि जड़ जंगल जमीन माटी से बड़ा कोई नहीं है। आज वर्तमान समाज की स्थिति परिस्थिति में विचार करते हैं। जो समाज के चालक है, जो समाज के मालक है, जो समाज के पालक है, जिसे हम इंग्लिश में गॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉड मतलब क्या होता है? क्या होता है? तो जो समाज का जो चालक है वो एक स्टूडेंट है। जो समाज का चालक मालक जो एक स्टूडेंट है, एक नेता है, एक अधिकारी है, एक कर्मचारी है। ये समाज के कौन है? चालक है, मालक है, पालक है। कौन है? समाज के चालक है, मालक है, पालक है। पर आज इनकी स्थिति देखिए, गॉड का उल्टा करिए क्या होता है? क्या होता है गॉड का उल्टा? डॉग, DOG डॉग। ये कैसे बन गए? 90% नेता समाज की बातें ही नहीं करते, 90% स्टूडेंट समाज की बातें ही नहीं करते, 90% अधिकारी कर्मचारी समाज की बात नहीं करते। जिनको समाज भगवान का दर्जा देता है कि हमारे समाज के चालक है, मालक है, पालक है, आज उनकी स्थिति डॉग जैसी बन गई, कुत्ते जैसी बन गई है। क्योंकि एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं बिरसा के मिशन पे काम करूंगा, या दादा हीरा सिंह मरकाम के मिशन पे काम करूंगा, या मैं जड़ जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने जाऊंगा तो मेरे ऊपर FIR हो जाएगी, तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी।
एक अधिकारी, एक कर्मचारी ये सोचता है कि मैं दादा हैदर सिंह मरकाम के मावा नाटे मावा राज की बात करूंगा या वो राज की मिशन की बात करूंगा या गांव-गांव जाके लोगों को समझाऊंगा तो क्या होगा, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मेरी सैलरी रुक जाएगी, तो मेरी टीवी और बीवी को मैं कैसे चलाऊंगा। ये समस्या उसके साथ। एक नेता है, वो कहता है कि अगर मैं हीरा सिंह मरकाम दादा की बात करूं या उनके मिशन को चलाने की बात करूं या जल जंगल जमीन की माटी की बात करूं तो आने वाले समय मुझे टिकट नहीं मिलेगी, तो मैं आने वाले समय विधायक सरपंच सांसद कैसे बनूंगा। ये समस्या है समाज की। तो ये गॉड से क्या बन गए, डॉग बन गए। आज भी 10% ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी हमारे बीच आए, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। जो समाज के चालक है, मालक है, पालक है। तो समाज में नेता बनना बड़ी बात नहीं है, समाज में अधिकारी कर्मचारी बनना बड़ी बात नहीं है। देश के अंदर आपने देखा होगा, या मंडला जिले की हम बात करें, यहाँ पर सरपंच को लेके 5-5, 7 साल मेहनत करते हैं। एक विधायक बनने के लिए 10 साल मेहनत करते हैं, 5 साल मेहनत करते हैं। एक सांसद बनने के लिए कई दिन निरंतर घंटे संघर्ष करते हैं कि नहीं करते हैं। और बोलते हैं कि हम अगर सत्ता पे हम लोग काबिज हो जाते हैं तो हमारे साथ शोषण नहीं होगा, हमारे साथ अत्याचार नहीं होगा, हमारे साथ बलात्कार नहीं होगा। इस देश के अंदर सर्वोच्च जो पद है वो राष्ट्रपति का पद है। किसका पद है? अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम लोग देखें, संवैधानिक व्यवस्था से देखें, तो सबसे बड़ा पद किसका है? राष्ट्रपति का पद है। पर मणिपुर में आपकी बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, गोली मार दी जाती है, राष्ट्रपति बोलती है क्या? आपके छत्तीसगढ़ बस्तर में, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हो जाता है, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, उनको गोलियां मार दी जाती, बोलती है क्या? अब उस मार ने पूरे 52 गांव को खाली कर दिया, बोली क्या? बोलती है क्या? इस देश के सर्वोच्च पद में बैठी व्यक्ति आपके बारे में नहीं बोलती है, तो ये विधायक, सांसद, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बोलेंगे आपके लिए? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये लोग मांगर जाते हैं। क्यों मांगर जाते हैं? क्योंकि ये पटवारी आता है, तुला करता है, तुलवारी करता है, टकवारी करता है, जब जाके नोट छपता है और फिर जब ये क्या करते हैं, रेवेन्यू टिकट लगाते हैं, चाट कर तनख्वाह लेते हैं, तो कौन है ये? मांगर जात है। तो हम लोग इनको मांगर जात कहते हैं। मांगर जात मतलब मांगने वाला। और हमारा समाज इनको चालक कहता है, मालक कहता है, पालक कहता है। अरे समाज को डुबाने का काम कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? जो व्यक्ति शहर गया, शहर में जाकर रीति रिवाज, परंपरा, नेक नियम को भूल गया, उससे तो आपका पहचान खत्म हो गया, आपका अस्तित्व खत्म हो गया। तो समाज ये बड़ा मुद्दा नहीं है, समाज का मुद्दा है सामंजस्य का। जो गलतियां हुई इसको छोड़ दो, अब समाज में सामंजस्य कायम करना है। दूसरा मुद्दा है मदद का, कि समाज में मदद हम कैसे करें। तीसरा मुद्दा है जागृति का, कि समाज में हम जागृति कैसे लेके आए। जब तक समाज में सामंजस्य नहीं होगा, जब तक समाज में मदद की भावना नहीं होगी, जब तक समाज में जन जागरण नहीं होगा, तब तक समाज का उद्धार होने वाला नहीं। क्योंकि अब हमें हमारे समाज का निर्माण करना है, और समाज का निर्माण करने से पहले खुद को मजबूत करना है। मतलब मैं या स्वयं खुद को मजबूत करना है, फिर प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को मजबूत करना है, भीड़ को मजबूत करना है। संगठन वालों को बोलना है कि नहीं, पहले समाज, पार्टी बाद में, संगठन बाद में, पहले कौन? बताना पड़ेगा कि तेरे लिए समाज बड़ा है कि पार्टी। तो वो खुद बोलेगा कि मेरे लिए तो समाज है। समाज नहीं होता तो पार्टी होती क्या? तो समाज को मजबूत करना है तो गांव गांव आपको प्रशिक्षण कराना पड़ेगा। कौन लड़के हैं जो कैडर पढ़ाएंगे गांव जाके? बताओ जरा, हाथ खड़ा करो। लड़कियां लड़का लड़कियों में बताओ कौन कौन पढ़ाएंगे? बस इतने लड़के पढ़ाएंगे। लड़कियां लोग कौन पढ़ाएंगे गांव गांव? आप लोग पढ़ाओगे। सारे जितने भी लड़का और लड़कियां लोग हैं, हम लोग आपको प्रशिक्षण देंगे। हम आपको बिठाल के ड्रॉपिंग देंगे कि कैसे पढ़ाना है, गांव में जाके क्या सिखाना, क्या नहीं सिखाना है, हम आपको देंगे। पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप निस्वार्थ भाव से गांव गांव जाकर आप समाज को मजबूत करने के लिए गांव गांव ट्रेनिंग करवाओगे, गांव गांव जाके प्रशिक्षण कराओगे, गांव गांव जाके आप समाज को पढ़ाओगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से ज्ञान लिए और फिर ज्ञान किसी और को बेच दिया, ऐसा काम नहीं करना। क्योंकि ये मिशन है, ये मिशन मावा नाटे मावा राज का मिशन है। ये मिशन अवध राज का मिशन है, जो हमारे पुरखों ने चलाया। और हमारे पुरखों ने जब ये मिशन चलाया, हमारे पुरखों को जेल में डाला गया और बोला कि तुम गुलाम लोग हैं, पर हमारे पुरखे झुके नहीं। हमारे पुरखों को तड़पाया, मारा, काटा, पीटा, सारी चीजें की, पर हमारे पुरखों ने गुलामी स्वीकार नहीं किया, खुशी खुशी अपनी कुर्बानी दे दी। क्यों? क्योंकि वो आने वाली नस्ल और आने वाली फसल को बचाना चाहते थे। और आज हमारा भी वही मुद्दा है कि हम हमारे आने वाली नस्ल और आने वाली फसल को कैसे बचाएं। क्योंकि आज आप देखिए, आज अगर आपको खेत जोतना है, खेत जोतने के बाद आपको बीज लाना, तो कहाँ से लाओगे? मार्केट से लाओगे। हर साल आप बीज बोगे, मार्केट से ही लाना पड़ेगा। एक दिन मार्केट वाले ने बोला कि नहीं, मैं तुमको बीज देना ही नहीं चाहता, तो क्या बोगे? तो आपके फसल के बीज को ये लोग खत्म कर दिए, और वही बीज को हमने खाया है।
इसलिए हमारे नस्ल का बीज अब क्या हो गया, खत्म हो गया। पुनः हमारा जो पारंपरिक अनाज था, जो सातपुड़ा का अनाज था, जो कोदो था, कुटकी था, समा था, इसको फिर से उगाना शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले 2030 में भुखमरी आने हैं। आने वाले समय में आपको अनाज नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप चावल को रखोगे तो 1 साल 2 साल में घुन जाएगा, गेहूं को रखोगे तो 4 महीने में भूसा बन जाएगी, पर अगर आप कोदो कुटकी समा को रखोगे तो 100 साल भी रखोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उस अनाज को संग्रहित करने का काम आप लोग करें। इस अनाज को संग्रहित इसलिए करना है क्योंकि हमारे आने वाली नस्ल लिए अनाज बचे, हमारे आने वाले खेत में बीज डालने के लिए फसल बचे, इसलिए इस अनाज को संरक्षित करना है। नहीं तो अन्यथा इसी तरह आप लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे कि 100 साल बाद आपको पता चल रहा है कि बिरसा मुंडा कौन था, 100 साल बाद आपको पता चल रहा है कि टेंटे भील कौन था, 100 साल बाद आपको पता चल रहा है कि रेंगा गुरकू कौन था, गोंड गुंडादूर कौन था, 10 साल बाद आपको पता चल रहा है कि दादा हीरा सिंह मरकाम दादा ने मावा नाटे मावा राज का मिशन चलाया, अब जाके आपको पता चल रहा है। तो सोचो कि आज मैं बोल रहा हूँ ये बातें आपको कब समझ में आएगी, कंफर्म नहीं। तो हम लोग जिस विचार पे आए थे वोट भी लग गया है, अब सारे कैमरे सारी चीजें बंद होगी, अब हमारा वैचारिक डेवलपमेंट जो होगा वो कैमरा के बंद करके होगा, ठीक है। जौहर जयपुर का जय दिवस।